हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GK 360 में। और आज हम लाए टॉपिक प्राचीन भारत की, और आज हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष बिहार के हर एग्जाम के लिए VVI है, 68 BPSC की PT होने वाली है, BSSC सीजर होने वाला है। ये कोई ऐसा एग्जाम का ट्रेंड नहीं रहा है जिस एग्जाम में मगध से क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाते हैं। एक बात और, थोड़ा सा मेरा गला बजा हुआ है तो हो सकता है कहीं कहीं आवाज़ में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, फिर भी मैंने कोशिश किया है जितने अच्छे से हो मैं आपको बताऊं। वही बात, वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में जब दिल को छू जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश जिसे मानते हैं वो है बृहद्रथ वंश। क्या मैंने ब्लू से लिख दिया, ये क्या, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश को मगध का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे बृहद्रथ वंश के, इनका नाम था बृहदत्त, जिनके पिता का नाम था चेदी राज वसु। और इस वंश का सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ उसका नाम है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध, जिससे भीम ने है ना मल्ल युद्ध में हराया था, आपने सुना होगा। और इस वंश का सबसे जो अंतिम शासक है उसका नाम है रिपुंजय। क्या नाम है? रिपुंजय। तो उम्मीद रखते हैं समझ में आ चुका होगा कि ये बृहद्रथ वंश मगध का सबसे पुराना वंश है जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया। और इसका जो सबसे प्रतापी, सबसे जो महान शासक हुआ इस वंश में, उनका नाम है जरासंध। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक रिपुंजय रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि रिपुंजय को उसके दरबार में रहने वाले पुलक नामक व्यक्ति, कौन व्यक्ति? पुलक नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? रिपुंजय की। और फिर बाद में उसी दरबार के एक व्यक्ति ने पुलक की हत्या किया। और पुलक की हत्या करने के बाद अपने 15 वर्षीय बेटे को मगध की गद्दी पर बैठाया, जिसे हम बिंबिसार के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आ चुका कि रिपुंजय की कह सकते हैं षड्यंत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है। और बाद में फिर उस षड्यंत्रकारी को एक दरबार का व्यक्ति हत्या करके अपने बेटे बिंबिसार को 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठाता है। और यही बिंबिसार जिस वंश की स्थापना किया उस वंश का नाम है क्या? हर्यक वंश। यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक है उससे हम बिंबिसार को मानते हैं, जो लगभग 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा है ना। अब जब हर्यक, ये जो बिंबिसार थे, इनके समय एक चीज और याद रखेंगे, हर्यक वंश की जो राजधानी थी वह गिरिब्रज थी। कौन थी? गिरिब्रज, जिससे राजगृह और वर्तमान में राजगीर के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज और जानना चाहिए कि मगध राज्य उस समय कहां तक था। तो आधुनिक जो पटना के, या आधुनिक जो गया और जो पटना वाला क्षेत्र है, वही क्षेत्र मगध का प्रमुख हिस्सा था, वही प्रमुख मगध था। बृहद्रथ वंश में राजधानी गिरिब्रज थी। हर्यक वंश की भी जो राजधानी थी गिरिब्रज थी। संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो 544 पूर्व गद्दी पर बैठे। धर्म की बात करें तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और यह एक महान कूटनीतिज्ञ और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल
देश की, है ना, कौशल देश की राजकुमारी, वैशाली की राजकुमारी और पंजाब की राजकुमारी से इन्होंने विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश की बहन प्रसन्नजीत की बहन मां कौशला से, याद रखेंगे। वैशाली की जो राजकुमारी होती है उनका नाम होता है चेलना से, और पंजाब की जो राजकुमारी है इनका नाम क्षेमा से। इन्होंने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्यवाद नीति को आगे की तरफ लेकर गए। अब बात कर लेते हैं उत्तराधिकारी। इन्होंने अपने समय में ही अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र दर्शक को बनाया था। यह इंपॉर्टेंट बात है कि बिंबिसार ने, किसने, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े बेटे दर्शक को बनाया। किंतु अब बाद में देखेंगे कि पितृहंता अपने पिता की हत्या कर दर्शक के जगह पर अगला जो हर्यक वंश का शासक आता है उसका नाम है क्या, अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुनिक भी है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। मैंने बताया कि उत्तराधिकारी दर्शक को घोषित करते हैं और इनकी मृत्यु, बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व हो जाती है। और दो बातें इंपॉर्टेंट है जिससे आप याद रखेंगे कि बिंबिसार पहला ऐसा शासक है जो अस्थायी, ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार सबसे पहली बार अस्थायी सेना रखा और साथ ही साथ हाथी का प्रयोग करने वाला संभवतः सबसे पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है। यह दो बातें इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज और याद रखेंगे कि इनका जो राजवैद था उनका नाम था जीवक, और इन्होंने महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए तथा अवंती के राजा प्रगोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के पास और अवंती के राजा प्रगोत के पास भेजा था। किसे, राजवैद जीवक को। अब हम अगली बात कर लेते हैं अजातशत्रु की। मैंने पहले ही कहा कि इनका जो उत्तराधिकारी था, इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था दर्शक को, किंतु बाद में, है ना, अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठते हैं और हर्यक वंश के दूसरे शासक कहलाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हर एक धर्म में अलग अलग बातें की गई हैं। बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुनिक है, यह पितृहंता थे, जबकि जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अजातशत्रु पितृहंता नहीं थे। चलिए, जैन धर्म में ऐसी बातें लिखी गई है कि जब बिंबिसार ने कुनिक दर्शक को जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो पकड़कर अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। और बाद में जैन धर्म के हिसाब से जब बाद में अजातशत्रु का हृदय परिवर्तन होता है तो अपने पिता से मिलने जेल में जाते हैं और इसी के दरमियान इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहना जैन धर्म में। जबकि बौद्ध धर्म अजातशत्रु को पितृहंता मानता है। चलिए, एक चीज और याद रखेंगे कि इसके जो योग्य मंत्री थे, इनका नाम क्या था, वर्षकार या वारिसार के नाम से भी जानते हैं। और साम्राज्यवादी नीति काफी प्रबल रही। साम्राज्यवादी नीति के तहत अजातशत्रु ने काशी प्रांत, वज्जी मतलब वैशाली तथा साथ ही साथ मल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। देखिए, यह वज्जी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब अजातशत्रु की सेना जब वैशाली के साथ युद्ध के लिए जाती है तो गंगा नदी के किनारे, यानी गंगा नदी के उत्तर की तरफ क्या होती है, सेना के लिए
वहां सेना को ठहरने के लिए वहां पे बहुत सारे पड़ाव इत्यादि बनाती है, और यही पड़ाव बाद में पाटली ग्राम नगर की स्थापना का बड़ा कारण बनेगा। धर्म की बात करें तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को मानने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे, किंतु बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बौद्ध धर्म की जो पहली संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगली हम बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बाद जो गद्दी पे बैठते मगध के, उसका नाम है उदयन, और उदयन अजातशत्रु के पिता है। और ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु की तरह उदयन भी पितृहंता था, अर्थात इसने भी गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की। एक चीज याद रखेंगे कि अजातशत्रु और उदयन ये दोनों अपने पिता के समय चंपा के, किस जगह का, चंपा राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है। और सबसे जो VBI है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यह कि उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की और बाद में राजधानी राजगिरी से, आधुनिक राजगीर से परिवर्तित कर कहा लाया, पाटलिपुत्रा लाया। अर्थात उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, पाटली ग्राम जिससे हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं। और इस नगर की स्थापना करने के बाद फिर बाद में इससे अपना राजधानी बनाया। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं उदयन के बाद अगला जो शासक जो आते हैं, याद रखेंगे नागदशक। किंतु ऐसा कहा जाता है कि उदयन के 3 पुत्र थे, नागदशक, अनुरुद्ध और मुंडक। यह तीनों ने बारी बारी से शासक किया मगध पर, किंतु अनुरुद्ध और मुंडक उतना प्रसिद्ध नहीं हुए। जो नागदशक थे यह कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण शासक रहा उदयन के बाद। अगली जो होगा अंतिम हर्यक वंश का जो शासक है वो नागदशक है, और नागदशक के अमात्य, ठीक इसी का अमात्य किसने, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और मगध राज्य पर एक नए वंश का स्थापना किया, जिस वंश को हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग है, जो नागदशक के अमात्य थे, और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व किया। और यह वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पे रहा। अब हम बात करते हैं संस्थापक शिशुनाग। राजधानी की बात करें, कमाल की चीज है, शिशुनाग वंश में जो राजधानी था, राजधानी शिशुनाग के समय 2 था, राजगिरी भी था और राजगीर के साथ साथ वैशाली था। शिशुनाग के बाद जो अगला मगध की गद्दी पे बैठते हैं उनका क्या नाम है, कालाशोक, जिसे हम पुराणों में काक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। राजधानी की बात कर ले तो मैंने कहा कि शिशुनाग के समय 2 राजधानी थी, कौन कौन, गिरिब्रज और वैशाली। इन्होंने क्या किया, कालाशोक ने क्या किया कि राजधानी स्थानांतरित कर किसे ला दिया, पाटलिपुत्र। तो 2 बात याद रखिएगा, एक बार उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाया, दूसरी बार कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और कालाशोक के समय खास बातें हैं, जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है वो किसके समय होता है, तो कालाशोक के समय आयोजित किया जाता है 383 ईसा पूर्व में। इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक होते हैं उसका क्या नाम है, नंदीवर्धन। देखिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक के कुल 10 पुत्र थे, और इस 10 पुत्र ने कुल मिलाकर 22 वर्षों तक शासन किया। और जो सबसे अंतिम जो शासक थे उस 10 पुत्र में उसका सब अंतिम का क्या नाम है, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद एक नए वंश का उदय होता है इस मगध की धरती पर, जिसका नाम क्या है, नंदवंश। इतिहास में भी ऐसा कहा गया है
देखिए, नंद वंश के संस्थापक कहा जाता महापद्म नंद या महापद नंद को, है ना, जिसे पाली ग्रंथों या यूं कहे तो महाबोधि वंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। आपसे एग्जाम में आएगा कि बताइए उग्रसेन किसे कहा गया है पाली ग्रंथ में, तो महापद्म को। थोड़ी सी इतिहास के पन्नों में पीछे की तरफ झांकते हैं और यह जो महापद्म है, ऐसा इतिहास में कहा गया है कि ये जो कलाशोक महापद्म से बहुत प्रभावित थे और अंततः बाद में अपने 10 पुत्रों का संरक्षक नियुक्त करते हैं, किसे, महापद्म नंद को। किंतु महापद्म नंद धोखे से पुत्र को मारकर मगध की गद्दी पर बैठते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जिस वंश का नाम क्या रहता है, जिस वंश का नाम रहता है नंद वंश। देखिए नंद वंश नाम क्यों पड़ा, संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इस वंश में नंद वंश में जो राजाओं की जो कुल संख्या हुई है वो 9 हुआ है, अतः इस वंश का जो नाम पड़ा वो नंद वंश नाम रखा गया, है ना। संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। मैंने भी बताया कि पाली ग्रंथों और महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन भी कहा गया है। और एक सबसे बीबीआई बात है, यहाँ से एग्जाम में बीपीएससी में पक्का क्वेश्चन लगभग उठ जाता है, बहुत पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन उठने की। मगध के सबसे शक्तिशाली राजाओं में, मगध के सबसे शक्तिशाली राजा महापद्म नंद को मारा गया और इन्हें दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है, सर्वछत्रांग कहा गया तथा कली का अंश भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि दूसरा परशुराम किसे कहते हैं, महापद्म नंद को, सर्वछत्रांग तक किसे कहा गया, महापद्म नंद को, या कली का अंश किसे कहा गया, महापद्म नंद को। और एक चीज और, इन्होंने एक छत्र राज्य की स्थापना की। आसपास के जितने भी राज्य थे, आसपास मतलब मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र उस पार से लेकर विंध्य पर्वत के पार तक लगभग एक छत्र राज्य था। किसके समय, महापद्म नंद के समय। और मैंने अभी बताया नंद वंश में जो कुल राजाओं की जो संख्या हुई है, राजाओं की संख्या 9 है। और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक जो था उसका नाम है धनानंद। यह जो धनानंद था यह सिकंदर का समकालिक है। ये वही धनानंद है जिनके राज दरबार में विद्वान चाणक्य या कौटिल रहा करते थे, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। तो मैंने हर चीजें बता दी कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। 9 शासक हुए और इस वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, धनानंद, है ना। और इस वंश में कुल 9 शासक हुए। और आप जानते हैं कि इस वंश मैंने लिख दिया है कि इस वंश का जो शासक रहा तकरीबन 321 ईसा पूर्व रहा। और इसके बाद हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। एक बातें और, ये जो बातें मैंने लिखी है ये सभी बातों को मैंने 1-लाइनर एग्जाम के व्यू से मैंने आपको बताया है। मेंस के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए काफ़ी डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे। कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।